हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। निकाय चुनाव के बाद फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म होने लगी है, क्योंकि भाजपा 24 की तैयारी को लेकर एक महाजन संपर्क अभियान शुरू करने वाली है, जिस पर अखिलेश ने ऐसा निशाना साधा कि सपा और भाजपा में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बात होगी शपथ ग्रहण के बीच हुई उस सियासी हाथापाई की, जिसने राष्ट्रगीत पर भाजपा और एआईएमआईएम को दो अलग अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। इसी के साथ ही विश्लेषण में बात होगी नई संसद पर सुप्रीम कोर्ट की उस फटकार की, जिसने साफ कर दिया है कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे। और इन सब के बीच बात होगी यूपी में शुरू हुए लाउड स्पीकर वाले एक्शन की। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए आज विश्लेषण में सबसे पहले बात भाजपा के निशाने पर अखिलेश दिल्ली फतह का सीधा संदेश, क्योंकि निकाय में जीत का डंका बजाने के बाद अब भाजपा की नजर यूपी की 80 सीटों पर है, जिसे फतह करने के लिए भाजपा 30 मई से महाजन संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने भाजपा के इसी जन संपर्क अभियान पर ऐसा निशाना साधा कि अखिलेश का ट्वीट भाजपा को तीर की तरह चुभ गया। भाजपा अखिलेश पर न सिर्फ चौतरफा निशाना साध रही है, बल्कि इसे यूपी में समाजवादी पार्टी की खिसकती जमीन की बौखलाहट बता रही है। भाजपा का महाजन संपर्क अभियान, अखिलेश के ट्वीट पर सियासी तूफान। अखिलेश यादव अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। भाजपा के निशाने पर अखिलेश, दिल्ली फतह का सीधा संदेश। 24 की चुनावी जंग में एक साल से भी कम का वक्त बाकी है। ऐसे में सियासी भूचाल लाने के लिए एक ही बयान काफी है, और ये काम अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस ट्वीट ने कर दिया है, जिसमें अखिलेश यादव ने 30 मई से शुरू हो रहे भाजपा के महाजन संपर्क अभियान पर न सिर्फ निशाना साधा है, बल्कि यूपी में बाहर से मंत्री और सांसद लाने पर जमकर तंज किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों और विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महाजन संपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को बुलाना न पड़ता। ये महाजन संपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क टूट चुका है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने भाजपा के महाजन संपर्क अभियान पर ट्वीट कर निशाना साधा है, उससे राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने अखिलेश की सोच और समझ पर सवाल खड़े करते हुए चौतरफा बयानों की चढ़ाई कर दी। अखिलेश यादव जी अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद विधायक मंत्री है नहीं है। 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी मिशन 80 में जुटी है और महासंपर्क अभियान 1 महीने का शुरू होने जा रहा है। तो वहीं जो 80 लोकसभा सीटें हैं उसके लिए केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, दूसरे राज्यों में जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हें अलग अलग 21 क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अगर बीजेपी के उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं उन्होंने काम किया होता तो उन्हें केंद्र सरकार के मंत्रियों की मदद इस महासंपर्क अभियान में नहीं लेनी पड़ती। यानी अब बीजेपी के जो लोग हैं, मंत्री हैं, उनका गांव और जो वहां रहने वाले लोग हैं उनसे संपर्क नहीं है। दरअसल निकाय में जीत का डंका बजाने के बाद भाजपा ने अपना पूरा जोर 2024 की तैयारी में लगा दिया है, जिसके लिए भाजपा 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इसीलिए अभियान के जरिए भाजपा न सिर्फ जनता के मूड को समझेगी, बल्कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगी। उनको भारतीय जनता पार्टी की कैडर बेस्ड पार्टी की रीति से शायद लोग परिचित नहीं होंगे,
क्योंकि दूसरे दलों में तो नेता हैं, कार्यकर्ता है ही नहीं। बीजेपी में सब कार्यकर्ता हैं और उन सारे कार्यकर्ताओं की उपयोगिता है। इसीलिए ये पहले से ही मतलब जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से ये व्यवस्था है। इस प्रकार से जो विपक्ष हर चीज़ में कमी ढूंढता है, उसको अपनी कमी ढूंढना चाहिए कि निरंतर वो कम क्यों होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों में भी सफाया हो गया, 2019 में लोकसभा में सफाया हो गया, तो 2022 में विधानसभा में सफाया हो गया। हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है और उसके अनुसार हम काम करते हैं। सैलाब दिखाई पड़ रहा है जनता का, क्या है, किनका है, व्यापारियों का है, उद्योगपतियों का है, आम जनता दिखाई पड़ रही है लाखों की तादाद में। साफ है कि अखिलेश जी बच्ची खुची मैनपुरी भी अब साफ हो गई है। अब पाँव के नीचे जमीन नहीं है, पाँव की ज़मीन नहीं है। कमाल इस बात का कि उनको एहसास नहीं है। अखिलेश बाबू के जमीन पाँव के नीचे ये नहीं है, और कमाल तो यह है कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा है कि ज़मीन गायब हो चुका है। अब वो गायब ज़मीन के कारण से वो क्या क्या बोलते हैं, ना उनको पता है ना उनके पार्टी को पता है। भाजपा का फोकस यूपी की उन सीटों पर है जिन्हें वो 2019 में हार गई थी। इन सीटों पर खुद को मजबूत कर भाजपा यूपी में सभी 80 सीट पर जीत का कमल खिलाना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए यूपी ही सबसे बड़ा रास्ता है। और इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2014 में भाजपा ने यूपी में जहां 73 सीटें जीती थी, वहीं 2019 में भाजपा ने 64 सीटों पर कमल खिलाया था। यानी भाजपा के लिए यूपी दिल्ली की सत्ता हासिल करने का सबसे धारदार हथियार है, जिसे और धार देने के लिए भाजपा अभी से अपनी तैयारी में जुट गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी भाजपा से कोई सीख लेगी, क्योंकि जिस यूपी में सपा भाजपा को टक्कर देने का दम भरती है, वहाँ पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सपा की साइकिल 5 के स्कोर से आगे नहीं बढ़ पाई। और अब 24 में अखिलेश यादव की एक बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाली, क्योंकि इस बार भी अखिलेश चूक गए तो उनकी राजनीति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात राष्ट्रगीत पर गदर शपथ ग्रहण में सियासी संग्राम की, क्योंकि मेरठ में वंदे मातरम गाने को लेकर आज भाजपा और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच उस वक्त मारपीट शुरू हो गई जब नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी। जब भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम गाना शुरू किया तो एआईएमआईएम के पार्षदों ने वंदे मातरम का विरोध शुरू कर दिया। अब इसी दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। शपथ ग्रहण में वंदे मातरम पर महाभारत, भाजपा और एआईएमआई के पार्षदों ने दिखाई ताकत। एआईएमआईएम के पार्षदों ने किया विरोध, घूसे चले रिकॉर्ड तोड़। शुक्रवार को यूपी के तमाम नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ हो रही थी, लेकिन मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गया जब शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम को लेकर भाजपा और ओवैसी के पार्षदों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई शुरू तो आपसी बहस के साथ थी, लेकिन देखते ही देखते लात घूसों पर आ गई। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में एआईएमआईएम और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई महाभारत की गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक भी हैं और हमलावर भी। यानी साफ हो जाता है कि आने वाली नगर निगम की बोर्ड बैठक में इसकी तपिश जरूर दिखाई देगी और 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा ये मामला और गरमाएगा। आरोप है कि सभी पार्षद शपथ ग्रहण के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एकत्रित हुए थे। इस दौरान जब भाजपा पार्षदों ने वंदे मातरम गाना शुरू किया तो एआईएमआईएम के पार्षदों ने वंदे मातरम का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। एआईएमआईएम के पार्षद बिना शपथ लिए ही बाहर चले गए। अब दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। भाजपा वंदे मातरम को आजादी का गीत बता रही है तो एआईएमआईएम भाजपा के रवैये को तानाशाही बता रही है।
भारत के संविधान के नाम पर उनको शपथ लेनी है और भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित वंदे मातरम को गायन करने में उन्हें हिचक है। किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना होगा। तो मुझे दिखाई दे रहा था कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ लोगों ने ऐतराज किया, नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद यदि मारपीट हुई है जैसा बता रहे हैं, मैंने देखा है कुछ विवाद हो रहा है, वो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम ये मानते हैं कि वंदे मातरम ये कोई सांप्रदायिक या धार्मिक गीत नहीं है, ये देश की आज़ादी का गीत है, जिसको गाते हुए लोगों ने फांसी के फंदे चूम लिए, जिसको गाते हुए लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और उसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। इसके ऊपर विवाद खड़ा करना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे बोलते हैं कि वंदे मातरम दोबारा होगा, वो विवाद चाह रहे थे साहब। हम नहीं, कोई इसका संवैधानिक गीत है क्या साहब? हम राष्ट्रगान बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, हम नहीं गाते वंदे मातरम। गौरतलब है कि इस बार मेरठ में AIMIM के 11 पार्षद चुन कर आए हैं। इतनी मेयर सीट पर AIMIM को भाजपा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले। लेकिन मेरठ में यहाँ एक तरफ वंदे मातरम ना गाने को लेकर भाजपा और AIMIM के बीच झगड़ा हो गया, वहीं एक विवाद नगर निगम गलत वंदे मातरम गाने को लेकर हो गया। क्योंकि मेरठ में जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब नगर निगम के कर्मचारियों ने गलत वंदे मातरम गा दिया, जिसके बाद खुद भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी को माइक संभालना पड़ा और उन्होंने न सिर्फ गलत वंदे मातरम पढ़ने पर अपनी नाराजगी जताई, बल्कि दोबारा से वंदे मातरम कराया। ये गलती है यहाँ के आयोजकों की। उन्होंने जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गायन करने की जिम्मेदारी दी, उसे वंदे मातरम आता ही नहीं था। पता नहीं कहाँ से स्वरचित स्वघड़ित उन्होंने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता के नाते, एक राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं जाकर सामने खड़े कहूँ, और मैंने उसको प्रतिवाद किया और दोबारा वंदे मातरम का गायन, शुद्ध वंदे मातरम का गायन हुआ है। वंदे मातरम के गायन में त्रुटि ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पारा हाई कर दिया। बेहद नाराज और बेहद खफा डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मंच पर खड़े होकर दोबारा से राष्ट्रगीत गाने को कह दिया, जिसके बाद सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने माइक संभाला और फिर से राष्ट्रगीत गाया गया। यानी नगर निगम की लापरवाही भारी पड़ गई थी, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने न सिर्फ गलती को सुधारा, बल्कि लोगों की नाराजगी को भी दूर किया। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के बीच मारपीट और झड़प वाला ड्रामा सिर्फ मेरठ में ही नहीं हुआ, फिरोजाबाद और वाराणसी में भी देखने को मिला। जहां वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शपथ ग्रहण में न जाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन की झड़प हो गई। बाद में मेयर अशोक तिवारी के हस्तक्षेप के बाद कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह में जाने की एंट्री मिली। वहीं फिरोजाबाद में मंच पर जगह न मिलने से नाराज होकर पार्षदों ने हंगामा कर दिया। बाद में प्रशासन ने मोर्चा संभाला और शपथ ग्रहण खत्म हुई। लेकिन जो बात मेरठ में भाजपा और AIMIM के बीच वंदे मातरम को लेकर शुरू हुई, वो खत्म होने वाली नहीं है। मेरठ से सनु शर्मा, ABP गंगा। बात याचिका पर सुप्रीम फटकार, खत्म होगी सियासी तकरार। संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे दलों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नई संसद की बिल्डिंग का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष बायकॉट की जिद छोड़ेगा, क्योंकि सरकार ने फिर से एक बार सभी विपक्षी दलों से नई संसद के उद्घाटन में शामिल होने की अपील की। याचिका पर सुप्रीम फटकार, उद्घाटन पर सियासी तकरार। नई संसद की भव्य विहंगम तस्वीर आई, क्या खत्म होगी उद्घाटन वाली लड़ाई? संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को करना चाहिए या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को? इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार सियासी घमासान जारी है, क्योंकि कांग्रेस समेत 21 दल ऐसे हैं जो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग कर रहे हैं। और इन सभी दलों ने 28 मई को होने वाले उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया है। लेकिन अब इन सभी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है,
क्योंकि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए जुर्माना लगाने की बात कही है। कोर्ट ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरीके की याचिकाएं क्यों दायर की जाती है ये हमें अच्छे से पता है, और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि इस तरीके की याचिका दायर करने के लिए क्यों ना आप पे जुर्माना लगाया जाए। जाहिर तौर से बात है कि 28 मई को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर के राजनीति जोरों पर है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाए, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जयासुकीन ने दाखिल की थी, लेकिन जिस तरह से ये याचिका खारिज हुई है, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष बायकॉट की जिद छोड़ेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बार फिर सभी विपक्षी दलों से नई संसद के उद्घाटन में शामिल होने की अपील की गई है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है, जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। वहीं इन सब के बीच नई संसद की तस्वीर सामने आ गई है। 4 मंजिल संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि 21 दल ऐसे हैं जो नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, जबकि 16 दल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा नई संसद के उद्घाटन करने का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। इसमें कई दल ऐसे हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, जिनको लेकर विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि वो बायकॉट में उसका साथ देंगे, लेकिन अब वो न सिर्फ सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, बल्कि विपक्ष की एकजुटता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी यूपी में नहीं चलेगा धार्मिक शोर, कानून का डंडा चारों ओर। यूपी में फिर से एक बार ऑपरेशन लाउडस्पीकर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि धार्मिक शोर बर्दाश्त नहीं होगा, और अब ये इसी का असर है कि यूपी के अलग अलग शहरों में लाउडस्पीकर को हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। एक्शन में सरकार, लाउडस्पीकर पर प्रहार। यूपी में अब नहीं चलेगा धार्मिक शोर, एक्शन होगा हर ओर। यूपी में एक बार फिर लाउडस्पीकर पर एक्शन जारी है, क्योंकि जब से सीएम योगी ने अधिकारियों को धार्मिक स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को हटाने का निर्देश दिया है, यूपी के अलग अलग जिलों में लाउडस्पीकर हटाने की तस्वीर आने लगी है। राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में मस्जिदों पर जितने भी लाउडस्पीकर बाहर की तरफ लगे थे, उन सभी को प्रशासन ने उतरवा दिया है। शासन का निर्देश है कि ऐसे सारे धर्म स्थानों से जहां पर कि माइक बाहर की तरफ लगे हुए हैं, यानी जिनसे जनता के हित प्रभावित हो रहे हैं, जनता को असुविधा हो रही है, या ऐसे सारे जो है माइक जो कि निर्धारित डेसिबल से अधिक हैं, वे सारे जो उतरवाए जाएं। कई धार्मिक स्थलों पर आपसी सहमति से खुद लाउडस्पीकर हटा ले रहे हैं, लेकिन जो नहीं हटा रहे हैं वहां प्रशासन सख्त एक्शन ले रहा है। बुलंदशहर में 3 धार्मिक स्थलों के धर्म गुरुओं पर तेज आवाज में अजान और आरती कराने पर FIR दर्ज की गई है। साथ ही सभी लाउडस्पीकर को जब्त कर लिया गया है। पूरे प्रदेश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद बुलंदशहर में जहां कहीं भी मानक के विपरीत कोई भी लाउडस्पीकर लगा हुआ है उसे उतरवाया जा रहा है, तथा वॉल्यूम भी निर्धारित सीमा के अंदर करवाई जा रही है। धर्म प्रसार के लिए है। इसमें हनुमान चालीसा का पाठ होता है, इसमें रामचरितमानस का पाठ होता है, और इसमें अनन्य धर्म प्रचार के लिए हैं ये। तो मैं ये पूछूंगा कि
इस बाल्टी को उतारने के लिए क्या मामला है, इसमें क्यों FIR दर्ज की गई है, क्या कारण है? मैंने पूछा मुकेश के पास फोन करा, मैंने क्या बात है, तो बोले कि वो वैसे ही ले गए, शाम को कह रहे हैं वो वहाँ से थाने से ले गए। तो अब आप बता रहे हो कि मुकदमा दायर हो गया, तो ऐसे मुकदमे होंगे तो फिर मामला खराब ही हो जाएगा। लाउड स्पीकर पर ये कार्रवाई प्रतापगढ़ में भी देखने को मिली, जहां 192 लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया, वहीं 145 लाउड स्पीकर को उतरवा दिया गया। जो लाउड स्पीकर विभिन्न स्थानों पे लगे हुए हैं, उसमें जो स्थान के स्वामी हैं या जो उनके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।